नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसमें हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र, सोशोलॉजी के, समाज के वो अहम मुद्दे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है और जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचने में हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा कोर टॉपिक जो हमारे एग्जाम के अंदर बहुत गहनता से पूछा जाता है। इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल्पना कीजिए कि आप अपने लेक्चर रूम या लाइब्रेरी या इंस्टीट्यूट, जहां से भी आप इस लेक्चर को लेते हैं, वहां पर आप पहुंच रहे हैं और आप एक रेड लाइट पे रुके हुए हैं ट्रैफिक के कारण। उसी रेड लाइट पे आप देखते हैं कि एक जोमेटो का डिलीवरी पर्सन वेट कर रहा है, बगल में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक व्यक्ति जो कंक्रीट का सामान बनाता हुआ उस बिल्डिंग को बनाने में सहायता कर रहा है, और उसी इमारत में एक महिला अपने सिर पर ईंटें ढोने का काम कर रही है। जिस महिला ने अपने ठेकेदार से कुछ रुपए उधार लिए और वो रुपए ना देने के एवज में उस ठेकेदार के यहां वो महिला काम करने लगी। तो जब आप इस पूरी कहानी के सभी पात्रों को एक साथ करके देखते हैं तो आप डिफरेंट चीजों को देखते हैं कि एक व्यक्ति ठेकेदार के अंडर में काम कर रहा है जो कि दिहाड़ी मजदूर या असंगठित मजदूर हो सकता है, दूसरा गिग वर्कर है। तो आज के लेक्चर में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में शुरुआत से लेकर पारंपरिक काल से लेकर वर्तमान काल तक किस प्रकार से कार्य की प्रकृति बदली है, काम का करने का तरीका बदला है। तो स्टार्ट करते हैं हम पारंपरिक काल से, प्रारंभिक काल से, जो था हमारा दास समाज। अब देखते हैं हम कि किस तरीके से पारंपरिक काल में हमारे सोसाइटी के अंदर मिलता है कि पारंपरिक काल में पहले क्या होता था। आपके जन्म के आधार पर आपको काम दिया जाता था। क्या कहा जाता था कि भाई आप जिस कुल, जिस वंश, जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है आपको वैसा ही कार्य मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कि यदि आपका जन्म किसी ब्राह्मण कुल में हुआ है तो आपको ब्राह्मण के लिए भाई आपको शिक्षा देने का कार्य मिलेगा, या मंदिर में पुजारी का कार्य मिलेगा, या फिर आपको जो भी ब्राह्मण समुदाय से रिलेटेड काम है वो आपको मिलेंगे। और यदि आप किसी शूद्र के घर में पैदा हुए हैं तो आपको शूद्र वाले वो सभी काम करने होंगे। जो एक परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के चलते हुए ही आपको अपने जीवन यापन के लिए आपको कार्य करने होंगे। और यदि हम आधुनिक समय में देखते हैं तो आधुनिक समय में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। भाई आपको आपकी जाति के आधार पे या आपके धर्म के आधार पे या आपके कुल, वंश, जन्म स्थान के आधार पे आपको कार्य नहीं दिया जाएगा, आपको काम दिया जाएगा आपके कौशल पर। जैसे भाई यदि कोई एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है तो उसको ऑटोमोबाइल को ठीक करने का काम दिया जाएगा या मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया जाएगा, ना कि इस बात से कि वो किस जाति या किस धर्म से संबंध रखता है उसके आधार पे उसको कार्य दिया जाए। तो दोनों में ही बड़ा अंतर है। हम दोनों ही स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे कि यदि हम पारंपरिक तरीके से देखते हैं, यदि हम पारंपरिक तरीके से देखने का प्रयास करते हैं तो हमें जो कार्य था वो किस आधार पर मिलता था। हमारे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, है ना, इस तरीके से हमें कार्य मिलता था। लेकिन आधुनिक काल में किस तरीके से कार्य मिलता है हमें, मतलब जो भी हम काम करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, वो हमारा कार्य का विभाजन किस तरीके से होता है, वो हमारे कौशल के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? कौशल के आधार पर, हमारी स्किल के आधार पर। भाई हमारे जैसे भी हमें हमारा कौशल हमने अर्जित किया होगा उस आधार पर हमें प्रोवाइड होता है। और जब पारंपरिक काल के अनुसार हम समझते हैं,
हम जब पारंपरिक काल के अनुसार हम समझते हैं तो समाज के अंदर जो भावना होती थी काम को करने की, वो सामूहिक भावना होती थी कि कार्य को करने की किस प्रकार की भावना होती थी? सामूहिक। कैसी होती थी? सामूहिक। किस कालखंड में? पारंपरिक काल में। और जबकि आधुनिक काल में किस तरीके की होती है? आधुनिक काल में व्यक्तिगत होती है। आधुनिक काल में व्यक्तिगत कार्य करने की भावना होती है। ठीक है ना? तो क्या चीज हमारे समाज में चल रही होती थी भाई? आधुनिक काल में हम सोचते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कि हमारा फायदा क्या होगा। और आधुनिक काल में किस तरीके का डिफरेंट होता है? आधुनिक काल में एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के आधार पर। अनुबंध का मतलब जब आप कभी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, इस तरीके के आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं, जिसमें कि आपको आपकी टर्म कंडीशन, सैलरी, सीएल, पीएल, लीव्स, ये सभी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। और जबकि पुराने समय में, पारंपरिक काल में, क्या किसी तरीके का, इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता था? नहीं। आपने जिस कुल में जन्म ले लिया, उसी कुल में आप वही कार्य करेंगे जो आपके पूर्वज करते आए हैं। भाई समय बदलता है धीरे धीरे, तो हमारे समाज में आती है दास प्रथा। क्या आती है? दास प्रथा। दास प्रथा में क्या होता था? दास प्रथा में हमारे समाज के अंदर दास प्रथा में हमारा जो समाज था, उसके अंदर किस तरीके के कार्य हो रहे थे कि भाई जो भी हमारा उद्योग तो थे नहीं, हमारे सभी कार्य, हमारे समाज में जो कार्य हो रहे थे वो कृषि आधारित हो रहे थे। जो मनुष्य था वो टोटली डिपेंड था कृषि पर। तो इस पर जो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स, वो ये कहते हैं, वो क्या थ्योरी देते हैं? वो थ्योरी देते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन की। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जब जब उत्पादन का तरीका बदलेगा, जब जब उत्पादन का तरीका बदलेगा तो शोषण का तरीका भी बदल जाएगा। कैसे भाई? दास समाज में, जिस समय दास समाज था, उस समय का शोषण का तरीका क्या? जब उस समय जो था, उत्पादन का तरीका क्या था? उत्पादन के साधन क्या थे? अब दास समाज में जो उत्पादन के साधन थे, उत्पादन के जो साधन थे वो टोटली हम प्राकृतिक रूप से निर्भर थे, है ना? तो जो दास होता था, वो दास पे जितना भी श्रम शक्ति होती थी, उसका सारा कंट्रोल किसका होता था? मालिक का होता था। श्रम शक्ति पर किसका कंट्रोल होता था? स्वामी का कंट्रोल होता था। जो भी वो अपने शरीर से काम करेगा, वो सारा का सारा टोटल उस पर जो कंट्रोल होता था, जो सभी काम करता था, उसके लिए खेती भी करता था, किसानी भी करता था, वो सभी काम करता था जो उसको करने होते थे। जैसे कि आप देख रहे, तकनीकी विकास बिल्कुल भी नहीं था।
तकनीकी विकास बहुत ही कम था और उत्पादन के जो साधन थे वो श्रम शक्ति और स्वामी दोनों पर सीधा सीधा अधिकार होता था। यानी कि जो तकनीक है, तकनीक कैसी थी? सीमित थी। और जो स्वामी था, स्वामी को भाई श्रम पर और उत्पादन पर दोनों पर अधिकार था। दोनों पर अधिकार था। धीरे धीरे समय बदलता है भाई। जैसे आप यदि जब हमने कहानी शुरू करी थी, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझने का प्रयास करें, तो जब हमने कहानी शुरू करी थी तो उस कहानी में एक महिला थी जो अपने सिर पर ईंटें लेकर के जा रही थी, जिसने अपने ठेकेदार से कुछ रुपए उधार लिए थे, जिसको ना देने के कारण वो उसके यहीं पर नौकरी करने लग गई। और ठेकेदार उसको जो है भाई कम मजदूरी दिया करता था। एक तो महिला होने के नाते कम मजदूरी मिल रही थी, दूसरा भाई उस महिला की मजबूरी थी, प्रॉब्लम्स थी कि वो उसके यहां पर काम करना पड़ रहा था। नहीं तो ठेकेदार भाई था, क्या था भाई, मेरे को मेरा पैसा ला करके दे दो, मेरे को सामान ला करके दे दो, मेरे को मेरा पैसा दे दो। तो महिला देने की क्षमता में नहीं थी। जब देने की क्षमता में नहीं तो उसे मजबूरन उसके यहां पे काम करना पड़ता था, मिनिमम वेजेस से भी कम दाम पे। जो सरकार ने निर्धारित किया था अमाउंट कि भाई मिनिमम वेजेस इतना होना चाहिए, मिनिमम कम से कम पारिश्रमिक मूल्य इतना होना चाहिए, जो ठेकेदार था वो उसे उस पर भी कम करता था। और एक इसका दूसरा प्रकार है, यदि वर्तमान समय में हम समझे तो एक दूसरा प्रकार है, वो हैगा बेगारी। बेगार प्रथा। इसमें हम क्या देखते हैं कि आपने देखे होंगे कि सोसाइटी के अंदर, गांव के अंदर कुछ प्रभुत्वशाली जातियां होती हैं। कौन सी जातियां होती हैं? कुछ प्रभुत्वशाली जातियां होती हैं, और ये जातियां दलितों या निम्न जाति के लोगों से दलित या निम्न जाति के लोगों से बिना पारिश्रम यानी कि बिना मेहनताना दिए कार्य करवा रही होती हैं, या फिर कम मूल्य पर काम करवा रही होती हैं। बिना पारिश्रमिक कार्य कराती हैं, या कम पारिश्रमिक मूल्य पर। तो इस तरीके की चीजें चल रही होती हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। तो क्या होता है इसमें कि जब समाज हमारा दास प्रथा यानी कि दास समाज से ग्रसित था, उस दौरान हमारे पास संसाधन भी कम थे, सीमित टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, और साथ ही साथ जो श्रम हुआ करता था, जो मानव हुआ करता उस पर, और जो उत्पादन हुआ करता था उस पर, दोनों पर ही अधिकार किसका होता था? उन दोनों पर अधिकार स्वामी का होता था। धीरे धीरे समय बदलता है, सामंतवाद हमारे समाज में घर करता है। जब सामंतवाद आता है तो कुछ चीजों, कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अब दास को कुछ अधिकार मिलने लगते हैं, और जो स्वामी होता है,
जो स्वामी होता है उस पर जो उसका जो मालिकाना हक होता है वो होता है भूमि पर। किस पर होता है? भूमि पर मालिकाना हक होता है। जो शोषण का तरीका है, जैसा मार्क्स ने बताया, शोषण का तरीका भी बदल जाता है। जो किसान होता है उसे कहते हैं सर्फ। वो क्या करता है भाई, जितनी भी भूमि जमीन है वो किसकी है? वो है सामंत की। और उस पे जो खेती कर रहा है वो कौन है? वो है किसान, जिसे सर्फ भी कहा जाता है। वो खेती तो कर रहा है उसे, लेकिन उतना ही अनाज दिया जाएगा जिससे कि वो सर्फ यानी कि किसान जीवित रह सके। बाकी सारा का सारा अधिशेष जो उत्पादन होगा, जो ज्यादा उत्पादन होगा, वो सारा का सारा कौन ले जाएगा? वो सारा का सारा भाई सामंत लेकर जाएगा। जो ये सेकंड उदाहरण था हमारे बेगारी का, जो इसका उदाहरण था बेगारी प्रथा का, कि भाई आपको केवल इतना दिया जाएगा कि जिससे कि आप अपना भोजन कर सके, आप मरे नहीं, जीवित रहे, ताकि कल दोबारा से आपका उपयोग किया जाए उसी खेती में, उसी समाज में। और ये एक प्रकार की आधी दास प्रथा हुआ करती थी, जिसमें जमीन से तो बंधा होता था आदमी, लेकिन उसको अपना श्रम जो था, उसका आंशिक जो श्रम था, उसके मालिक पर अधिकार होता था। तो इसको हम लिख करके देखेंगे कि सामंतवाद में क्या हो रहा था। सामंतवाद में क्या हो रहा था? सामंतवाद में जो सामंत था, सामंत का अधिकार किस पे था? जमीन पर। और जो श्रमिक था वो अर्धदास जैसा कार्य कर रहा था। अर्धदास के समान था। जो कृषि का कार्य करता था जमीन पर, श्रमिक जो था, श्रमिक भूमि पर कृषि कार्य करता था, परंतु उसे जो पारिश्रम था केवल उतना मिलता था जितने में वो जीवित रह सके। और अधिशेष उत्पादन कौन लेता था? अधिशेष उत्पादन सामंत लिया करता था। अधिशेष उत्पादन कौन ले रहा था? अधिशेष उत्पादन भाई सामंत ले रहा था। तो देखते हैं हम दोनों में ही जो अंतर था, वो बलपूर्वक जो श्रम की पूंजी जब्त कर ली जाती थी भाई, अपनी ताकत के दम पर दास प्रथा में जो उत्पादन होता था वो जब्त कर लिया जाता। जबकि सामंती व्यवस्था में क्या होता था भाई, भूमि के बदले जो अधिशेष भूमि जो उनको दी जाती थी कार्य करने के लिए, उसमें जो एक्स्ट्रा
जो अधिशेष उत्पादन होता था उसको सामंत अपने पास रख लेता था, और जो मजदूर होता था वो भूमि से बंधा हुआ मजदूर होता था, ना कि वो भूमि से अलग हो सकता था। अगर भूमि से अलग भी होगा तो भाई पेट पालने के लिए तो वो किसी सामंत के पास काम करेगा, क्योंकि भूमि तो समाज की है ही नहीं, भूमि है सामंत की। और खाने के लिए उसे अनाज चाहिए, अनाज के लिए उसे कृषि चाहिए, कृषि के लिए उसे जमीन चाहिए, और जमीन किसके पास है? जमीन है सामंत के पास। इस तरीके से जो श्रमिक था अपनी श्रम शक्ति का आंशिक मालिक हुआ करता था, यानी कि अपनी श्रम शक्ति का थोड़े से हिस्से का मालिक हुआ करता था। बाकी जितनी उसकी श्रम थी, बाकी जितना भी उसका मेहनत हुआ करती थी, वो सारी की सारी सामंत के लिए हुआ करती थी। दास प्रथा में कोई अधिकार नहीं थे, दासों को किसी तरीके का कोई राइट नहीं था, कि कोई अधिकार नहीं था, चाहे वो 18 घंटे काम करते हो, 20 घंटे काम करते हो, कोई राइट वाली बात नहीं होगी। श्रमिक स्वयं अपने आप में एक संपत्ति था जिसको समाज में बेचा और खरीदा जाता था। समाज में उन्हें एक वस्तु की तरह बेचा जा रहा होता था, एक उत्पादन की तरह खरीदा जा रहा होता था। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा होता है, जो सामंतवादी व्यवस्था का पतन और आधुनिकता की शुरुआत भाई कैसे हो रही है, इसका रीजन है भाई सबसे बड़ा मुद्रीकरण। भाई जब पहले क्या था, पहले अनाज के बदले आपको सर्विसें मिल जाती थी। भाई आप मुझे गेहूं दे दीजिए, मैं आपको चावल दे देता हूं, आप मुझे दाल दे दीजिए, मैं आपको ज्वार दे देता हूं। इस तरीके का सिस्टम हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में रन कर रहा था। जब हमारे समाज में मुद्रा व्यवस्था आ जाती है, भाई करेंसी आ जाती है, तो अब करेंसी के आधार पर चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि समाज में, सोसाइटी में व्यापार आ जाता है। व्यापार पहले भी था, लेकिन अब मुद्रा के आधार पर व्यापार आ जाता है। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा करके व्यापार करना संभव था, उसके बदले अनाज वगैरह कुछ चीज परचेज कर लिया करते थे। तो अब इससे क्या होने लग गया, अब इससे शहरों का निर्माण होने लग गया। जब शहरों का निर्माण होने लगा तो बेगार का जो नगद, जो लगान हुआ करता था, वो लगान जो था वो नगदी रूप में वसूला जाने लगा। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या आती है मुद्रास्फीति पर, यानी कि महंगाई पर। जब महंगाई आती है तो जमींदार की शक्ति, भाई महंगाई में क्या होता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो मुद्रा की वैल्यू है वो गिर जाती है, कम हो जाती है। अब जब मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है तो भाई समझ आऊंगा, अगर मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जमींदार की जो सामंत है उसकी खरीदने की क्षमता, यानी कि क्रय शक्ति उसकी कम हो जाती है। और किसान की स्वायत्ता, यानी कि श्रम बाजार के उतार चढ़ाव के चक्कर में विद्रोह समाज में हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में धीरे धीरे सामंत व्यवस्था से हम जो है औद्योगिक प्रणाली पर आ रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कारखाने जो हैं सिर्फ उत्पादन ही नहीं कर रहे होते, कारखाने उत्पादन के अलावा एक साइंटिफिक, वैज्ञानिक रूप से विभाजन भी कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? पर्टिकुलर मैनेजमेंट चल रहा होता है कि भाई मान लीजिए, देखिए पर्सन ए है, ये कोई और काम करेगा, पर्सन बी है वो एक अलग काम करेगा, पर्सन सी है वो एक अलग काम करेगा, पर्सन डी है ये एक अलग काम करे। जैसे हम मान लें जो पर्सन ए है वो मजदूर है, पर्सन बी है ये सुपरवाइजर है, और पर्सन सी है भाई ये जो है आप ये समझ सकते हैं फ्लोर मैनेजर है। और जो पर्सन डी है ये आप मान सकते हैं अकाउंटेंट है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट लोग डिफरेंट कार्य कर रहे होते हैं। श्रम की पूरी तरीके से अमानवीय कर दिया जाता है बिना किसी आदमी के। और किस तरीके से चलाया जा रहा होता है
कि जो मजदूर है या जो कोई भी व्यक्ति है वो एक ही काम कर रहा है, कोई अलग अलग काम नहीं कर रहा है, वो एक ही काम में लगा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है, या फिर आपने कोई एक्सपोर्ट कंपनी देखी होगी, या फिर उसमें कभी उसके बारे में सुना होगा। मान लीजिए एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है, शर्ट बनाने वाली कंपनी में जिस व्यक्ति का काम कॉलर लगाना है या कॉलर बनाना है, वो कॉलर ही बना रहा है, कोई और काम नहीं कर रहा। ना ही वो पूरी शर्ट का निर्माण नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर कोई एक पार्ट बनाएगा। अगर उसका काम बटन लगाने का है तो केवल बटन लगा रहा है, कोई और काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका काम है बटन लगाना, बटन लगाओ बस। तो इस तरीके से क्या हो रहा है भाई, इस तरीके से उसके दिमाग में कोई नई रचनात्मक चीज नहीं आ रही है कि मैं अपनी शर्ट में ये बदलाव कर दूं, ये अपने उत्पाद में बदलाव कर दूं, तो इस तरीके से वो आगे प्रोग्रेस करेगी चीजें। तो वो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं हो पा रही हैं। तो अगर हम देखें तो सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी के अंदर भाई श्रम का विभाजन हो रहा है बहुत छोटे लेवल पे, ठीक है ना। और जो अब औद्योगिक अनुशासन है उसको चलाया जा रहा है किस तरीके से, भाई कारखाने की घंटी बज गई 9 बजे, सारे मजदूर पहुंच गए। अब किस तरीके से अनुशासित किया जा रहा है कि भाई बैल के दम पर घंटी बज गई 9 बजे, सारे मजदूर अपनी अपनी मशीनों पे खड़े हो गए। 1 बजे घंटी बज गई, लोग लंच का अपना डब्बा उठा करके और चल दिए अपना कैफेटेरिया में या पार्क में, जहां पर भी खाने की जगह है वहां पर चल दिए। 1:30 बजा वापस अपनी मशीनों पर, 5 बजा वापस से अपने घर पर। तो यह प्रक्रिया चल रही है, घड़ी और कैमरों के जरिए उन पर निगरानी रखी जा रही होती है। घड़ी और कारखाने की सीटी, जो हॉर्न बजता है, वो सीटी के द्वारा जीवन को नियंत्रित किया जा रहा होता है, उनको आज्ञाकारी बना, और मतलब उनको कोई कह नहीं रहा कि आप मशीनों पे जाइए, उनको एक इशारा किया जा रहा है कि घंटी बजाई हमने और आप सभी के सभी पहुंचिए अपनी अपनी मशीनों पर। उनको एक आज्ञाकारी बनाया जा रहा है। किस तरीके से, ये नए नए उपकरण ला करके। और सामाजिक अनुबंध यानी कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो उनकी स्वतंत्र कारीगर का वेतन भोगी सर्वहार परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे समाज में क्या हो रहा होता है, जो घरेलू प्रणाली का अंत हो जाता है और अब मानव प्रयास मशीन की लय के साथ भाई आगे चीजें चलने लगती हैं। तो इसी पर जो हमारे समाजशास्त्री हैं वो कहते हैं मार्क्स। अब मार्क्स के परिप्रेक्ष्य से यदि हम समझे तो मार्क्स कहते हैं कारखाना जो है पूंजीवादी शोषण का अंतिम उपकरण है और यह वर्ग चेतना और अलगाव को जन्म देता है। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स का कहना है कि भाई इस तरीके के कार्य जो हैं व्यक्ति में अलगाव को पैदा करते हैं। अलगाव को जन्म देते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने उत्पाद से अलग हो जाता है। तो आगे क्या हो रहा है भाई, व्यक्ति का नई चेतना, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि व्यक्ति के अंदर चेतना ही खत्म हो जाती है कुछ नया कार्य करने की। वो सिर्फ और सिर्फ उसी कार्य को कर देना भर चाहता है, उस कार्य को खत्म कर देना चाहता है। क्योंकि देखिए, जब कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है किसी भी उद्योग में, उस पर इतना वर्कलोड लाद दिया जाता है। कोई कन्वेयर, मान लीजिए कोई कन्वेयर बेल्ट चल रही है, उसके ऊपर प्रोडक्ट रखा है और मजदूर का काम है उसको स्क्रू कसना, तो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वो प्रोडक्ट आगे बढ़ता जाएगा और उस कर्मचारी या उस मजदूर को इस बात की जल्दी होगी कि ये आगे बढ़ जाने से पहले मैं इस पे स्क्रू कस दूं, अपना काम खत्म कर दूं। जब तक वो उसे खत्म करेगा, पीछे से एक और उत्पाद, एक और प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर वो उस पे लगेगा।
तो इस तरीके से उसे उत्पाद में कुछ नया करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। वो एक रट्टू तोता सा बन जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस स्क्रू को कस रहा होता है। वो उसे एक काम को सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बाद उसे कंटिन्यूअसली रिपीट रिपीट और रिपीट कर रहा होता है। और जबकि मैक्स वेबर क्या कहते हैं? मैक्स वेबर कहते हैं कारखाना नौकरशाही और कानूनी तर्कसंगत अधिकार का प्रतीक है। यह दक्षता लाता है लेकिन आत्मा को नष्ट कर देता है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं? भाई आपके अंदर स्किल आ जाएगी, भाई आप जिस, अब लगा लीजिए जो स्क्रू लगाने वाला व्यक्ति था वो साल भर में 1 साल कंटिन्यूअसली काम करते करते वो उस स्क्रू को लगाते लगाते इतना परफेक्ट हो चुका है कि वो बस 2 मिनट में अपना काम खत्म कर देता है। लेकिन उसके अंदर दक्षता तो आ गई, स्किल तो आ गई, लेकिन साथ ही साथ उसकी आत्मा नष्ट हो गई। आत्मा नष्ट होने का मतलब कि वो एक रोबोटिक तरीके से व्यवहार कर रहा है कि भाई ठीक है, जो नियम बना दिया वो उसी पे चल रहा है। नैतिकता से हट गया है कि उसके अंदर जो सोचने की क्षमता थी, जो कुछ नया करने की क्षमता थी, वो केवल कानूनों पर चले जा रहा है, उन कार्यों को नहीं कर रहा है। और जबकि दुर्किम क्या कहते हैं? दुर्किम कहते हैं अत्यधिक विशेषता से समाज में जैविक एकजुटता पैदा होती है। भाई समाज में जितनी डाइवर्सिटी होगी, समाज में जितना काम करने वाले लोग होंगे, ये ज्यादा से ज्यादा अगर अलग अलग तरीके का कार्य करते होंगे तो समाज में एकजुटता पनपेगी, समाज में एकजुटता आएगी, जिससे समाज में एकता बनी रहेगी। अब मार्क्स के अगर हम दृष्टिकोण से समझें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्क्स कहते हैं कि उसके उत्पाद से अलगाव हो जाता है। श्रमिक अपने उत्पाद में कोई रचनात्मक कार्यों को नहीं कर रहा होता है और स्वयं से कोई रचनात्मक कार्य नहीं करता है, अपने सहकर्मी से, जो उसका सहकर्मी होता है उससे कॉम्पिटिटर बन जाता है, वो प्रतिस्पर्धी बन जाता है अपने सहकर्मी से। कारखाने में वो प्रतिस्पर्धा करने लगता है, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों का जो है इस तरीके से उपयोग कर रहा होता है ताकि वो अपने समाज या अपनी सोसाइटी में उस चीज को ज्यादा से ज्यादा वो आगे फॉलो कर सके। यदि आप इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे तो वेबर ये बताते हैं कि जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, उसमें क्या हो रहा होता है कि जो मनुष्य है वो औपचारिक तार्किकता यानी कि ऑफिशियल तरीके से दक्षता में मजबूत तो हो जाता है, पूर्वानुमान की अंधी दौड़ में भी कारीगरों के पारंपरिक अधिकार को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन दुनिया का मोह भंग हो जाता है। कैसे हो जाता है? उत्पादन से रहस्य, कला और मानवीय भावना छिन जाती है। उसका उत्पाद के प्रति कोई भी नई कला वो ऐड नहीं कर सकता, जैसा मार्क्स बताते हैं। वेबर भी इस बात का फेवर करते हैं। और साथ ही साथ वो एक लोहे के पिंजरे में कैद हो जाता है। कैसे कैद हो जाता है? लोहे के पिंजरे का जो अर्थ है वो क्या है? लोहे का पिंजरा जो है पूंजीवादी तर्क संगतता एक ऐसी जेल बन जाती है जिसमें व्यक्ति मशीनी नियम और नौकरशाही के अधीन फंस जाता है। यानी कि जो जैसे हम किसी एक मशीन के अंदर एक प्रोसेस हम डाल देते हैं कि आप ये काम करेंगे। जैसे अगर आप से एक सिलाई मशीन को देखें तो सिलाई मशीन का काम है सुई में धागा पहले अंदर लेकर जाएगी, फिर बाहर लाएगी, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर, फिर ये एक प्रक्रिया चलती है। तो मनुष्य भी एक ऐसा ही प्राणी बन जाता है जो केवल नियमों पर चल रहा होता है, अपनी पर्सनल नैतिकता का कोई मूल्य नहीं समझ रहा होता है वो, और अपने बेसिक चीज का कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अगर हम इसके ऊपर एक केस स्टडी देखें तो महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? भाई महिलाओं पितृसत्तात्मकता से तो मुक्त हो गई, अब महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है हम अगर देखें तो महिलाओं पर प्रभाव, भाई पितृसत्तात्मकता से तो मुक्त हो गई,
परंतु उनके ऊपर दोहरा बोझ आ गया। दोहरा बोझ मतलब समाज में, सोसाइटी के अंदर जो वो काम करती थी, वो पहले करती थी केवल अपने घर का काम, भाई खाना बनाया, भोजन बनाया, झाड़ू पोछा कटकर, ये सभी काम, बच्चों की देखभाल करनी, बुजुर्गों की देखभाल करनी, ये काम करा। लेकिन जब से आधुनिकता आई हमारे समाज में, औद्योगिकीकरण आया, कारखाना प्रणाली ने जन्म लिया, उस टाइम से लेके वर्तमान समय तक महिलाओं पर दोहरा बोझ हो गया। कैसे? भाई पहले वो केवल घर का काम करती थी, अब वो इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं और घर पे भी काम कर रहे हैं, जबकि पुरुषों पर इस तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। महिलाओं पे इस तरीके का दबाव पड़ा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से तो स्वतंत्र हो गई, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई। जो सामूहिक एजेंसियां जो थी, वो पहली बार महिलाओं ने हड़तालें की और अपनी पत्रिकाएं प्रकाशित की, जब वो पितृसत्तात्मकता की स्थिति से मुक्त होती हैं। और साथ ही साथ यदि हम देखें तो वो पितृसत्तात्मकता से तो मुक्त होगी, लेकिन जब उनके ही जो सुपरवाइजर होते हैं वो कौन होते हैं? वो पुरुष होते हैं। और जब पुरुष होते हैं तो वो भाई शोषण भी कर रहे होते हैं, शारीरिक या मानसिक। इस तरीके का शोषण भी उनके मस्तिष्क में चल रहा होता है। कारखाने में सामाजिक नियंत्रण के लिए डिजाइन किए जाने के बावजूद भी प्रतिरोध के लिए स्थान भी बनाए रखा गया। तो यदि हम इस चीज को आगे समझने का प्रयास करते हैं तो पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद का यांत्रिकीकरण देखा जाता है किस तरीके से होता है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में। जो श्रम मूल्य का संबंध है, जो अतिरिक्त मूल्य है, वो श्रमिकों का शोषण कर रहा होता है। जो अतिरिक्त मूल्य है, जो अतिरिक्त मूल्य है वो श्रमिकों का शोषण कर रहा होता है। ठीक है ना? और मुनाफे को निरंतर बनाए रखने के लिए उत्पादन जो समय समय पर आर्थिक संकटों को जन्म देता है। मुनाफे को निरंतर बनाए रखने के लिए और जो पूंजीपति होता है वो अधिक से अधिक इसका प्रॉफिट ले रहा होता है। वहीं अगर हम साम्राज्यवाद और वस्तुकरण की बात करें, साम्राज्यवाद और वस्तुकरण में क्या हो रहा होता है कि भौगोलिक सीमाओं को तोड़ करके जो गैर पूंजीवादी और संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाता है, और साथ ही साथ सस्ते श्रम के लिए रिजर्व सेना निरंतर तैयार कर ली जाती है। कैसे? देखिए, जब कारखानों का भाई साम्राज्य फैलाया जाता है, एक तरीके से भौगोलिकरण, तो ऐसी जगह पे कारखाने लगाए जाते हैं
जहां पर कम दाम में मजदूर मिल जाते हैं। जैसे भाई यूरोप की ज्यादातर कंपनियां या तो चाइना में पहुंचती हैं या भारत में पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, नए बाजार बनते हैं, नए वस्तुओं का निर्माण होता है। कैसे होता है? क्योंकि ये मजदूर महंगी से महंगी चीजों को भी अपनी मेहनत, अपने बल के दम पर, अपने श्रम के बल पर भाई उनको सस्ते में बना देते हैं, क्योंकि वो कम दाम में बनाने को राजी हो जाते हैं। कारखाना प्रणाली में पूरी तरीके से पूंजीवाद को जन्म दिया है। आप एक और पॉइंट लिखेंगे कि कारखाना प्रणाली ने पूर्णतः कारखाना प्रणाली ने पूरी तरह पूंजीवाद को जन्म दिया। जो श्रमिकों का तो शोषण करती है, लेकिन पूंजीपतियों के अधिकार को बनाए रखने में सहायता कर रही होती है, मदद कर रही होती है, उनको सपोर्ट कर रही होती है। पूंजीपतियों के लिए नए नए बाजारों को बनाए रखा जा रहा होता है, ताकि उनको अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता रहे। अगर हम इसी के साथ ही देखें तो भारत के अंदर द्वैतवादी अर्थव्यवस्थाएं घर कर रही होती हैं। कैसे? भाई अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र दोनों ही कार्य कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं दोनों ही कार्य? कि समाज में क्या हो रहा होता है, अनौपचारिक क्षेत्र में औपचारिक क्षेत्र में और अनौपचारिक क्षेत्र में औपचारिक क्षेत्र में क्या हो रहा होता है, जो राज्य होता है वो कानून और ट्रेड यूनियनों के साथ समझौतों पर समझौते कर रहा होता है कि भाई हम किस तरीके का मिनिमम वेजेस देंगे, किस तरीके की चीजें प्रोवाइड करेंगे। और जबकि अनौपचारिक में क्या होता है कि राज्य नियम और सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाता है। राज्य किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं देता। राज्य सामाजिक सुरक्षा से बाहर हो जाता है। जबकि औपचारिक में क्या हो रहा होता है कि राज्य श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। ठीक है? और क्या डिफरेंस होता है भाई? जो औपचारिक क्षेत्र होता है वहां पे कौशल होता है, स्किल होती है लोगों के पास, है ना, और वहां पर लोग बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। उच्च तरीके का कौशल होता है और जबकि अगर हम इसी स्वरूप में देखें तो अनौपचारिक क्षेत्र में आसानी से आदमी घुसता है। जैसे भाई अगर उसे लेबर का काम करना है तो उसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। वहीं अगर उसे अकाउंटेंट का काम करना है तो उसे भाई पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है, एक पर्टिकुलर डिग्री होना भी जरूरी है, तो आसानी से प्रवेश हो जाता है। और निम्न प्रकार का कौशल जरूरत होती है। निम्न कौशल की आवश्यकता होती है। और यदि हम बाकी डिफरेंस देखें तो नौकरी की सुरक्षा होती है, जबकि
और अनौपचारिक में किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं होती, निश्चित वेतन होता है। निश्चित वेतन और नौकरी की सुरक्षा। ठीक है, इसमें निश्चित वेतन नहीं होता। निश्चित वेतन नहीं होता और साथ ही साथ नौकरी की कोई सुरक्षा भी नहीं होती। नौकरी की भी सुरक्षा नहीं होती और साथ ही साथ भाई जो यहां पर होता है, निम्न प्रकार के औजारों का उपयोग हो रहा होता है। निम्न उपकरण होते हैं और औपचारिक में उच्च स्तर के उपकरण होते हैं। ठीक है ना। अब हम आगे अगर हमें इसे समझने का, अगर एक डाटा के पर्पस से हम समझें कि किस तरीके का डाटा हमें यूपीएससी में देना चाहिए, तो अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं तो भारतीय स्किल पर भाई जो 90% लोग हैं, वो 90% लोग अपने अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस बात का यह मतलब है कि जो 90% लोग हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसे कहीं पर मिस्त्री का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, या फिर लेबर का काम करते हैं। इस तरीके से 90% जो हमारे देश का कार्यबल है वो अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और जो 52% अनौपचारिक मजदूर हैं उन वो सबसे बड़ा हिस्सा कृषि में है। 52% अनौपचारिक श्रमिक किससे संबंधित है? कृषि से। भाई कृषि में भी तो कोई परमानेंट सैलरी नहीं होती ना, उसमें भी आज काम है कल नहीं है, परसों काम है नरसों नहीं है। इवन ये लगा लीजिए कि 25.95 मिलियन लोग, 95 मिलियन लोग वर्ष 2002 के बाद श्रम बाजार में शामिल हुए, जो कि महिलाएं हैं। मिलियन महिलाएं शामिल हुई। और देखें तो भारत में निरंतर प्रवासी श्रमिक संख्या बढ़ती ही जा रही है। लगभग 30 मिलियन प्रवासी श्रमिकों की संख्या बढ़ चुकी है। और क्या चीजें चल रही होती हैं हमारे समाज में? जो असंगठित श्रम की जो कैटेगरीज होती है वो क्या क्या होती है भाई? उनके जो रोजगार की प्रकृति होती है वो बंधुआ मजदूरी निरंतर प्रवास होता रहता है ना। अचानक और संविदा कर्मचारी
होते हैं, इनकी किस तरीके की सेवाएं होती है भाई? कोई नाई होता है, कोई घरेलू कामगार होता है, कोई मेड का काम कर रहा होता है, कोई गाड़ी धोने का काम कर रहा होता है, कोई लेबर का काम कर रहा है, मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। कोई सब्जी वाला हैगा, कोई अखबार बांटने वाला हैगा। उसी तरीके से पेशा आधारित हम देखें तो भाई भूमिहीन खेतीहर मजदूर मिल जाते हैं, मछुआरे मिल जाते हैं, बीड़ी बनाने वाले कारखानों में काम करने, घरों में बीड़ी बनाते हैं। जैसे आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहां पर आपको बीड़ी बनाने वाले आराम से घरों में लोग मिल जाएंगे, जो कि असंगठित क्षेत्र से ही जुड़े होते हैं। यदि विशेष रूप से अगर देखा जाए तो सफाई कर्मचारी सिर पर बोझा ढो करके, जो सफाई कर्मचारी होती है वो, और जो सिर पर बोझा ढोने वाले होते हैं वो, ठेला चलाने वाले, ऐसे लोग असंगठित क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, उनसे टच में होते हैं। और यदि हम देखें भाई भूमंडलीकरण की वजह से जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो परिवर्तन आए, उसमें क्या क्या हुआ कि जो मानकीकृत बड़े पैमाने पर उत्पादन अब लचीले उत्पादन में बदलते जा रहे हैं। कैसे? औपचारिक क्षेत्र का अनौपचारिकरण होता जा रहा है। भाई आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं कारखानों में ठेकेदारी प्रथा के अंदर आते जा रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग ठेकेदारी के अंदर में आते जा रहे हैं। और वैश्वीकरण के अगर तहत देखा जाए तो लाभ और मार्जिन बढ़ाने के लिए कंपनियां क्या कर रही हैं? पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय वो शॉर्ट टर्म के लिए हायर करती हैं। यदि आप जाएंगे ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी है होंडा, जो बाइक्स बनाती है, वो केवल और केवल 11 महीनों के लिए हायर करती है, उसके बाद वो निकाल देगी, वो दोबारा भर्ती करती है। तो इस तरीके की हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में चीजें चल रही होती हैं। यदि हम इस चीज को आगे समझने का प्रयास करें तो क्या होता है, जैसे हमारी शुरुआत में कहानी में चल रहा था कि हमारे समाज में एक हमारा गिग वर्कर था, एक हमारा लेबर मजदूर था, और दूसरा हमारा जो है बेगारी प्रथा के अंतर्गत कार्य कर रहा था। तो इस तरीके से काफी बिखराव सा है कारखाना प्रणाली में। बाहरी इलाके में बड़े बड़े जो निर्माण संयंत्र लगे हुए हैं, जहां औपचारिक श्रम जो है, औपचारिक श्रम कानून और औद्योगिक अनुशासन का पालन करते हैं। और जबकि सामंतवाद अभी भी जीवित है, लेकिन उसका रूप बदल गया। कैसे बदल गया? जो जाति आधारित घरेलू काम थे, मेला ढोने की प्रथा, ग्रामीण क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी कारखानों ने जाति पदानुक्रम को नष्ट करने के बजाय उन्हें अपना लिया है। यदि हम इसके निष्कर्ष पे चलें तो हम देख सकते हैं कि क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो अक्सर करके ये देखा जाता है कि यदि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति पर्टिकुलर किसी समुदाय या वर्ग से संबंधित रखता है, तो यदि उसके सामने दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, व्यक्ति ए उस समुदाय से संबंध रखता है जिस समुदाय से उस कंपनी का एचआर संबंध रखता है, तो समुदाय जो ए व्यक्ति है इसकी नौकरी हो जाएगी पक्की और बी को साफ मना कर दिया जाएगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखेंगे तो मैंने अपनी रिसर्च के अंतर्गत पाया कि किस तरीके से नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में जो ज्यादातर सिक्योरिटी कंपनियां हैं, वहां पर अधिकतर वो नाम है जो अपने सरनेम में या अपने नाम के पीछे मिश्रा, दुबे, है ना, इस तरीके की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है पहले की तुलना में। अभी इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ी है कि बहुत ज्यादा। तो हम देखते हैं कि पश्चिम के जो विपरीत भारत में ये जो चरण है, जो पश्चिम में भाई पहले दास समाज आता है, फिर सामंत समाज आता है, ठीक है ना, फिर औद्योगिक काल आता है, यूरोप में यह चल रहा था, पश्चिम में भाई एक एक करके आ रहे थे। लेकिन भारत में स्थिति क्या हुई? सब कुछ साथ में ही आया।
ठीक है ना, सब कुछ साथ में ही आया। तो इसी चीज के साथ हमारा ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। यदि आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।